मैं विशेष आपका आज के इस सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। एसआई का आज पेपर हुआ और उसमें हम अभी समझने वाले हैं रीजनिंग के प्रश्नों के बारे में। क्या है पहला प्रश्न? एनालॉजी पर आधारित और क्लासिफिकेशन पर आधारित प्रश्न क्या कहना चाहता है कि आपको 4 शब्द युग्म दिए गए हैं, 3 शब्द युग्म जो है वो एक समान है और एक अलग है, उसको आपको चयन करना है। देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं कोंकणी जो है गोवा की एक भाषा है, तो उसके बारे में बात कर रहा है। डोगरी जो है वो कहाँ की भाषा है? जम्मू और कश्मीर की है। बोरी अरुणाचल की है। लेकिन तमिल जो भाषा है वो केरल की नहीं है भाई, तमिलनाडु की भाषा है, इसलिए ये युग्म जो है ना वो सही नहीं है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन ही हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? फिर इसमें से असंगत चुनना है। अगर हम देखें तो 25 16 देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास में कुछ अलग अलग वैल्यूज के आधार पर काम कर रहे हैं। तो 25 जो है ना वो किसका वर्ग है, हम वो देखें तो ये 5 का और ये 4 का। मैं इन दोनों का योग कर दूं तो कितना हुआ? 9। 16 है 4 का वर्ग प्लस में 8 का वर्ग, तो ये कितना हो गया? 12। 9 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, ये भी 12 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ कितना आ गया? 19। और अगर देखें तो ये 8 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग, ये हो गया 18। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें जो असंगत का चयन करें तो ये आंसर बनता है हमारा सी ऑप्शन। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है कि रंजन जो है रितेश के पिता हैं। अगर ये रितेश हैं तो रितेश के पिता कौन है? रंजन है। ठीक है जी। जो जो हमेशा आता है दूसरे व्यक्ति के लिए, तो रितेश जो है वो सन्नी के नाना लगते हैं। रितेश जो है वो सन्नी के नाना है। इसका मतलब इनका जो बेटा या बेटी है उसका बेटा या बेटी कौन होगा? सन्नी। तो सन्नी के नाना कौन होंगे? यहाँ पर रितेश हो जाएंगे। दक्षिता रीमा की पुत्री है, अभी ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास में। और शिखा रीमा की सास है। रितेश शिखा का इकलौता पुत्र है, मतलब इसकी माता कौन हो गई? शिखा हो गई। ठीक है। शिखा जो है वो रीमा की सास लगती है, ये रीमा की सास लगती है। इसका मतलब इसकी जो पत्नी होगी वो कौन होगी? रीमा होगी। तभी रीमा की सास कौन होगी? शिखा। और दक्षिता रीमा की पुत्री है। रीमा की पुत्री कौन है? दक्षिता। ठीक है। पल्लवी सन्नी की बहन है, अभी ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास में, तो सन्नी की बहन कौन है? पल्लवी है। पल्लवी सन्नी की क्या है? बहन है। तो अब अगर देखा जाए तो यहां पर रितेश इसके नाना तभी बन सकते हैं जब ये इनके बेटा या बेटी हो सकते हैं, तभी हमारे लिए ये चीजें संभव हो पाएंगी। तो दक्षिता का संबंध बताना है किससे? सन्नी से। तो सन्नी की ये क्या लग रही है? मां लग रही है भाई। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा 83 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, आगे चलते हैं क्या कहता है। गगन ने अमित की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा। किसकी तस्वीर? अमित कि उसकी बहन, अमित की बहन की मां का पति। तो कहीं ना कहीं अमित का ये कौन है? पिता। वो कहना चाह रहा है उसकी बहन की मां का पति जो है, मतलब अमित का पिता जो है ना, अमित का जो पिता है वो गगन की अकॉर्डिंग देखा जाए तो गगन ने कहा है मेरी बेटी की मां, मतलब गगन की पत्नी के पति, गगन ही होगा, का पिता है। मतलब वो कह रहा है कि अमित के जो पिता हैं, गगन कह रहा है कि वो मेरे भी क्या हैं? पिता हैं। तो दोनों के पिता एक हैं, इसका मतलब दोनों वो क्या हो सकते हैं? भाई ही हो सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि उस इस जगह पे मैं क्या पढ़ सकता हूं? पिता। और इस जगह पे भी क्या पढ़ सकता हूं मैं? पिता। तो वो कह रहा है कि उस अमित के जो पिता हैं वो मेरे पिता हैं, तो दोनों आपस में भाई होंगे तभी वो एक दूसरे के क्या हो सकते हैं? पिता हो सकते हैं। ठीक है, आंसर आ गया सी। ADETP को DGHWS लिखा गया है। अगर हम देखें तो आराम से इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। ये 19, ये 23, ये 8, ये 7, ये 4, तो ये B+3
सभी में ही क्या हो रहा है यहाँ पे +3, तो इसमें भी +3 कर देते हैं सभी में, तो डी में +3 करेंगे तो जी आएगा, ठीक है। टी में +3, 20 और 3 23 क्या आएगा डब्ल्यू, 16 और 3 19 क्या हो जाएगा एस, 17 और 3 20 टी हो जाएगा, 21 और 3 24 एक्स हो जाएगा, और 22 और 3 25 क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। तो GWSTXY ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा हमारे पास में, सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 86% क्या कहता है, सर्टेन का कोड दिया गया है, ठीक है, और XVIGZRM इसका कोड बताया गया है। तो देखा जाए तो ये सभी कोड जो है ना वो एक दूसरे के अपोजिट है भाई, तो आप भी अपोजिट लिख दो। एक्वायर का कोड लिखना है तो ए का अपोजिट जेड और सी का एक्स, ठीक है। क्यू का जो अपोजिट होता है वो जे होता है, तो जेड एक्स जे। यू का अपोजिट होता है एफ, आई का आर, आर का आई और ई का वी। जिस ऑप्शन में ये हमें मिल रहा है जेड एक्स जे एफ आर आई वी, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। सिंगर शब्द का कोड दिया गया है 96, क्रैक का कोड दिया गया है 104। अगर अल्फाबेट्स को नंबर में कन्वर्ट किया गया है तो हमें अल्फाबेट की वैल्यू को यहाँ पे लिखना पड़ता है। अगर हम इसमें देखें तो 3 18 1 3 और 11, इससे तो 104 भाई संभव ही नहीं है, क्योंकि ये अभी 30 हो गया, 36 ही बन रहा है, 36 से 104 वैसे नहीं बन पा रहा है। तो हम इसका अपोजिट वैल्यू लिखते हैं 24 9 26 24 16, ठीक है। तो ये हो गया 50 और ये हो गया 16 और 9 25, 50 25 और 24, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 99। अब 99 अगर ये हो गया तो 99 में मैं +5 कर दूं, मतलब क्रैक में कितने अक्षर हैं, तो मेरे लिए वैल्यू कितनी बन सकती है 104। तो अगर हम देखें जयकाल में देखते हैं हमारे पास क्या बनेगा, जे की वैल्यू अपोजिट वैल्यू चाहिए 10 और ये बनेगी 17, मतलब यहाँ पे सभी के विपरीत अक्षरों का योग करके प्लस में अक्षरों की संख्या का भी योग किया गया है। तो ए की वैल्यू बनेगी 26, सी की 24, के की 16, ए की 26 और एल की 15। तो ये हो गया 26 और 24 50, प्लस में ये बन जाएगा हमारे पास में 33 और ये बना 41, प्लस में जयकाल में कितने अक्षर हैं 6, तो यहां पर देखा जाए तो 33 और 6 39, प्लस में ये हो जाएगा 80। तो हमारे लिए आंसर कितना आ जाएगा 130 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमें इसमें त्रिभुजों की संख्या काउंट करनी है। देखा जाए तो इसमें हमारे पास में 2 हिस्से हैं, अगर मैं इसको बीच में से काट दूं तो ये ऊपर वाला हिस्सा सेम नीचे वाला हिस्सा है, तो मैं पहले ऊपर वाले में काउंट करके देखता हूं या नीचे वाले में देखते हैं। तो अगर हम देखें इस आकृति में त्रिभुज की संख्या हम, तो इसके 4 हिस्से हो रहे हैं, मतलब इन चारों का योग करना चाहिए हमें। तो इस रेड वाले पार्ट में जो त्रिभुज मिले मेरे को वो 1 + 2 + 3 + 4 कितने हो गए 10, प्लस मैं इसमें और आगे आता हूं तो इसमें जो मेरे को त्रिभुज मिल रहे हैं वो 3 त्रिभुज मिल रहे हैं 13। इसके अलावा देखें तो एक ये वाला एक ये वाला, कितने और हो गए 2। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें आपको एक त्रिभुज जो इसके मिलने से बन रहा है 1 और ये वाला इसके मिलने से बन रहा है, कितने हो गए 2, मतलब 13 और 2 15 और 2 17। इस नीचे वाले में अगर 17 है तो ऊपर वाले में भी सेम डायग्राम में कितने होंगे 17 और 17 34, और 34 से बड़ा तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। इसमें हमें बताने हैं कि कितने वर्ग हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। वर्ग की संख्या निकालनी है तो हम चलते हैं, पहले हमारे पास जो एक बड़ी आकृति है वो ये है, इसमें 3 पंक्तियां हैं और 4 क्या हैं स्तंभ हैं, मतलब 4 गुना में 3 12, 3 गुना में 2 6, 2 गुना में 1 2, मतलब 20 वर्ग तो उस ग्रीन वाले में मिल गए हमें। अगर देखा जाए तो इसमें कितने वर्ग हैं
5, इसमें कितने वर्ग हैं 5 और 1 ये वर्ग है, तो इसका मतलब 31 तक हम पहुंच गए। अब इसके बाद अगर हम देखें इसके अंदर कौन कौन से वर्ग हैं, तो इसके मिलने से ये एक वर्ग बनेगा, एक ये वाला हो जाएगा, इसके अलावा तो कोई और वर्ग बनता हुआ यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। तो 30 और 2 आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 32 वर्ग हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सरल रेखा की गणना करनी है। अगर इसमें सरल रेखा की गणना करनी है तो हम पहले समांतर रेखाएं देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रेखाएं तो बिल्कुल समांतर हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इस तरह लंबवत रेखाओं को काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये रेखाएं हो जाएंगी। तो 9 और 8 हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर देखने को मिलेगा वो कितना मिलेगा यहाँ पे 17। इस सर्कल को कोई रेखा भी काउंट नहीं कर सकते, सरल रेखा का मतलब है सीधी रेखा ही काउंट करनी है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे रीजनिंग के प्रश्न यहाँ पे संपन्न होते हैं। आगे आपको मैथ्स का सॉल्यूशन राजेंद्र जी सर द्वारा करवाया जाएगा। तो चलिए, धन्यवाद आप सभी का। आज के आपकी इस एसआई के पेपर के मैथ के सॉल्यूशन की हम चर्चा करते हैं। मैथ के सॉल्यूशन में आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है 91 नंबर। एक तरबूज का वजन 20 केजी है, इसके बाहर का 96% पानी है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि जब भी कोई तरबूज अगर यूज करते हैं तो तरबूज के अंदर दो ही चीजें होती है, या तो उसमें फ्रूट आता है या उसके अंदर पानी आता है। तो यहाँ अगर हम देखें तो पहला बात तो ये होगी साहब इसके अंदर फल की मात्रा कितनी रही होगी, फ्रूट कितना रहा होगा इस तरबूज में, और एक क्या रहा होगा इसके अंदर वाटर कितना रहा होगा, पानी कितना रहा होगा। तो 96% पानी बताया जा रहा है, तो इसका मतलब 4% 4% क्या रहा होगा, फ्रूट रहा होगा इसके अंदर। अगर मैं काट पीट के इसका रेशियो बना देता हूं तो ये क्या बन जाएगा 1, और यहाँ कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और ये जो टोटल क्वांटिटी थी हमारे पास में, ये टोटल कितने केजी तरबूज थे, 20 केजी 20 केजी यहाँ पर तरबूज की मात्रा थी। अब इसके बाद ये एक बढ़िया सा रेशियो का एक छोटा सा कंसेप्ट है जो हमेशा माइंड में रखा करो आप, कि इसे धूप में सुखाने पर इसमें इतना पानी वाष्पीकृत हो जाता है, यानी वो उड़ जाता है, जिससे कि 90% 95% ही उसमें पानी रहेगा। तो आप एक बात बताओ, पहले पानी कितना था 96%, अब पानी कितना हो जाएगा 95%। तो इसका मतलब 96 से 95% पानी हुआ, इसका मतलब ये वाष्पीकृत हुआ, यहां से पानी की मात्रा कम होगी। तो इसका मतलब ये बताओ 5% क्या रहा होगा, फल रहा होगा। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसको कट करता हूं तो कितनी बार कट जाएगा, 1:19 हो जाएगा। अब तुम्हें इस फॉर्मेट में, इस रेशियो में एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि सर सीधा सा फॉर्मेट ये है कि जब भी कभी भी किसी भी रेशियो में अगर एक साइड से अनुपात कम हो रहा होता है तो दूसरे साइड को चेक करोगे कि साहब वहां का अनुपात समान होना चाहिए कि नहीं। क्योंकि आप बताओ, जब भी किसी तरबूज में से पानी की मात्रा कम होगी तो फल की मात्रा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फल की मात्रा समान होनी चाहिए। तो यहां अगर आप चेक करते हो तो यहां फल दोनों साइड सेम है, तो ये पहले से ही सेम आ रहा है। अगर पहले से सेम आता तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर ये दोनों अलग होते तो पहले आप क्या करते, फल की मात्रा को समान करते। तो अब एक बात बताओ, 20 केजी आपको पहले वाले क्वांटिटी का मान है, 24 से 1 कितना हो गया 25। तो रेशियो में अगर मैं देखता हूं तो टोटल अनुपात आपके पास में कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, कि साहब यहाँ पे 20 है और यहाँ कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब इसने क्या बोला गया क्वेश्चन में कि 24 से 19 हो गया, कितना अनुपात कम हुआ, 5 अनुपात कम हुआ। 24 से 19 होने में 5 की कमी हो रही है, और जैसे ही आप अनुपात में जो कमी हुई है वो पानी कम हुआ, तो आपको तो पानी का मान निकालना है कि जितना पानी यहां से कम हो जाएगा। तो आप बताओ, 5 से कट कर दूंगा 5 बार, 5 से कट कर दिया, यहां पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, इसके फॉर्मेट में क्या बोला गया है कि इसका घटा हुआ वजन कितना है। तो मेरे को एक बात बताओ कि कम कितना हुआ, 4 केजी कम हुआ। तो इसका मतलब अब टोटल क्वांटिटी तुम्हारे पास कितनी बची है, कि सर पहले था मेरे पास 20 केजी, और अगर 4 केजी कम कर दूंगा तो बताओ यहां 16 केजी बचेगा। इसके बजाय तुम डायरेक्टली सोल्व करते तो क्या करते, इसको 19 और एक 20 से गुणा कर देते, तो भी तुम्हारे पास में आंसर उतना ही आता। कैसे, जैसे देखो 20 पहले की वैल्यू है, अनुपात में 25 का मान है, अपने को तो टोटल क्वांटिटी पूछी है कि अब कितना हिस्सा रह गया। तो एक बात बताओ कि साहब 20 केजी अनुपातिक मान 25 के बराबर है, जैसे ही मैं 19 और एक 20 से गुणा करता हूं तो बताओ टोटल क्वांटिटी अपने पास कितनी हो जाएगी, कि साहब यहां से वैल्यू निकल के आपके पास आ जाएगी 16 केजी। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो एक बात ध्यान रखना,
फ्रूट या फल पर आधारित कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो समय के साथ अगर पानी की मात्रा कम होती है तो हमेशा ध्यान रखना कि जब पानी की मात्रा कम होती है तो फल की मात्रा का अनुपात हमेशा सेम रहना चाहिए। ये पहले से यहाँ पे समान था तो यहाँ इसकी कोई दिक्कतें नहीं थी। चलिए आगे हमारे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये अगेन बेहतरीन क्वेश्चन आपके पास अनुपात समानुपात का, कि पूरी पृथ्वी पे थल और पानी का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है। तो आप सबसे पहला काम क्या करो कि मान के चले पूरा अर्थ है, इसमें दो चीजें हैं, एक तो क्या बताओ यहाँ पे अर्थ है, एक क्या बताओ यहाँ पे वाटर है। टोटल पूरी पृथ्वी पे अर्थ और वाटर का रेशियो दे रखा है 1:2। इसमें बोल रखा है उत्तरी अर्धगोलार्ध। अर्धगोलार्ध का मतलब क्या हो जाएगा कि साहब नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात कर रहा होता है, आधा हिस्सा ऊपर आधा हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध का। तो ऊपरी अर्धगोलार्ध में इसका रेशियो अगर देखता हूं तो अगले ने बोल रखा है अर्थ और वाटर का जो रेशियो वो यहां पर कितना दे रखा है 2:3 दे रखा है। और जो साउथ वाला हेमिस्फीयर आपके पास में है दक्षिणी अर्धगोलार्ध है, वहां पे थल और पानी का अनुपात उसने पूछा है। तो एक बात बताओ, पूरी पृथ्वी पे जितनी भी अर्थ रही होगी, जितना भी वाटर रहा होगा, इसका टोटल मान इस दोनों अनुपातों में जितना अर्थ और वाटर आएगा इन दोनों के टोटल मान के बराबर रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर किसी एक बोतल में 1 लीटर की बोतल है, उसमें से अगर मैं 100 ml बाहर निकाल लेता हूं तो इसके बाद जो अपने पास में जितना ml बचता है वो साइड में रह जाएगा 900। अगर इन दोनों को ऐड करता हूं तो वापस 1 लीटर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास में जब भी टोटल दे रखा है, ये तो मान किसका दे रखा है बताओ, टोटल का दे रखा है। इसमें से उत्तरी गोलार्ध आधा हिस्सा है वो कितना 2:3। तो चेक करो आप कि सर 2 और 3 कितना हो गया 5। तो एक बात बताओ कि अगर ये 5 रहा होगा तो दूसरा भी टोटल हिस्सा तो 5 रहना चाहिए, जिसमें पानी भी आ जाए, पृथ्वी भी, जो आपके पास है वाटर भी आ जाए, वाटर भी आ जाए और अर्थ भी आ जाए। पहले वाले हिस्से का अगर मान लो टोटल हिस्सा 5 था तो दूसरे वाला भी 5 होना चाहिए। अब ये बताओ 5 और 5 10 है, तो टोटल हिस्सा 10 है और यहां टोटल कितना दे रखा है 3। क्या 3 की टेबल में आप 10 बना सकते हो? बढ़ा सकते हो, लेकिन फ्रैक्शन वैल्यू में दिक्कत होगी कैलकुलेशन करने में। तो आपको क्या करना है कि 3 की टेबल में सर 10 से गुणा करता हूं तो टोटल हिस्सा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो एक बात बताओ, यहां पर अर्थ टोटल कितनी है 10 और 10 × 2 कितना हो जाएगा 20। यहां पर क्या हो जाएगा वाटर हो जाएगा। अगर आपने यहां टोटल हिस्सा 30 बना लिया तो इसका मतलब ये बताओ 15 हिस्सा एक साइड का 15 हिस्सा दूसरे साइड का। तो इसका मतलब पहले वाले रेशियो को मैं किससे गुणा कर दूं 3 से। तो आप बताओ आपके पास उत्तरी गोलार्ध जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर की जो बात करते हैं वो कितना हो जाएगा कि सर 3 का डबल 6, 3 का 3 गुणा 9। अब ये यहां पर अर्थ है और यहां पर क्या वाटर। अगर साउथ या दक्षिण हेमिस्फीयर की अगर मैं बात करता हूं, दक्षिणी गोलार्ध की बात करता हूं, तो यहां एक बात बताना, टोटल आपके पास अर्थ कितनी थी 10, उसमें से कितना हिस्सा नॉर्थ में काम में आ गया 6, वो माइनस कर दूंगा, आपके पास अर्थ का मान आ जाएगा दक्षिण गोलार्ध का। टोटल हिस्सा आपके पास में वाटर का कितना था क्या सर 20 था, उसमें से आपके पास नॉर्थ वाला हिस्सा कितना है कि साहब नॉर्थ वाले हिस्से में पानी था 9। तो बताओ जितना पानी काम में आ गया वो माइनस कर दूंगा। आपके पास में 10 माइनस से कितना हो गया 4, 20 माइनस 9 कितना हो गया 11। तो आपके पास 4:11 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे। यहां पर एक बैग में रुपए कॉइन बेस क्वेश्चन है। यहां 1 रुपए का और दे रखा है 50 पैसे का और यहां दे रखा है 25 पैसे। इसके सिक्के दे रखे और सिक्कों की संख्या दे रखा है। तो सबसे पहले आप ऊपर क्या लिखते हो वैल्यू ऑफ कॉइन। यहां पर कॉइन जो है उनकी वैल्यू कितनी है, कीमत कितनी है, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 50 पैसे का, 25 पैसे का। सिक्कों की जो वैल्यू है खुद की वो रखते हो। उसके बाद उसको कहां उसके नीचे क्या रखते हो नंबर ऑफ कॉइन, यानी कितने कॉइन है, सिक्कों की संख्या जो है वो यहां पर इसके नीचे रखा जाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर याद रखना कि यहां यूनिट सबकी क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। अगर यहां रुपए, यहां भी रुपए बनाओ, यहां भी रुपए बनाओ, या हर जगह पे पैसे बनाओ, तो इसका कैसे पता चलेगा कि सर हर जगह रुपए बनाए या हर जगह पैसे बनाए। तो आपके पास टोटल जो धनराशि दे रखी है वो क्या दे रखा है बताओ 180 यानी 180 रुपए दे रखा है। और अगर 180 रुपए है तो दिमाग ये लगाओ कि साहब हर जगह रुपए होने चाहिए। तो आप बताओ 50 पैसे को रुपए में बदलोगे तो किससे भाग लगा दूंगा 100 से। तो इसका मतलब यहां है 1 रुपए का, यहां है 0.50 रुपए और यहां हो जाएगा 0.25 रुपए। क्योंकि जो अपने पास रकम दे रखी है, अगर पैसे हैं तो हर जगह पे पैसे बनाओगे, रुपए हैं तो हर जगह पे आप रुपए बनाओगे। तो आप बताओ 1 रुपए हो गया, 0.50 रुपए हो गया, 0.25 रुपए हो गया। अब आते हैं सिक्कों की संख्या। यहां 2 है सिक्के, यहां 3 सिक्के, यहां 4 सिक्के। करना क्या है, एक को अगर आप 2 से गुणा करते हो तो कितना रुपए हो गया 2 रुपए हो गए। 0.50 को 3 से गुणा करते हो तो कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा।
25 को 4 से गुणा करता हूं तो कितना हो जाएगा 1.0 हो जाएगा। मतलब ये जो रकम आई है वो टोटल की बात करता है, टोटल आपके पास में जितना इन्वेस्टमेंट रहा होगा, जितना सिक्कों का रकम रही होगी उसका मान है। तो वास्तव में तो है साहब 180, 2 और 1 3 और 1 4 यानी 4.5 जो रेशियो है ये कुल रकम 180 के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो पहली पॉइंट ये ध्यान रखना कि जब जब तुम्हारे पास में कभी कोई टोटल रकम में रुपए में दे रखा है तो याद रखिए ऊपर जो वैल्यू है वो हर जगह पे रुपए बना लो। अगर यहां पैसे है तो हर जगह पे क्या बना लो, पैसे। उसके बाद उसकी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो तो 180 रुपए किसके बराबर हो गया कि सर 180 रुपए जो है वो 4.5 के बराबर हो जाएगा। अब जैसे ही आपको पूछे उससे गुणा कर दो। अगर आपको पूछ रहा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो यहां अगर संख्या पूछी है तो बताओ 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना था, 3। तो जैसे ही 3 से गुणा करूंगा आंसर आ जाएगा। अगर आपको रुपए पूछता तो आप जिसका मान पूछे उससे गुणा कर दो। तो सीधा सा फॉर्मेट है, तो पॉइंट हटा दूंगा, 0 हो जाएगा। 5 से काटा 9 बार कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 360 और 9 से काटेंगे तो 40। 40 को 3 से गुणा करा तो बताओ कितना हो जाएगा 120। यानी आपके पास 120 सिक्के यहां पर कौन से थे, जो यहां पर पैसे थे 50 पैसे के थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे माइकल व रोजर की वर्तमान आयु के बीच में ये रेशियो दे रखा है 2:3। तो यहां पर नाम लिख देता हूं माइकल, यहां रोजर का लिख देता हूं आर। ये परसेंटेज का सिंबल है कि जब जब तुम्हें वर्तमान आयु की बात करी जाएगी, जब जब तुम्हें वर्तमान आयु की बात करी जाएगी प्रेजेंट का सिंबल लगा देना। उसने क्या बोला है कि वर्तमान आयु का सिंबल है कि साहब 2:3 इनकी परसेंटेज दे रखी है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु के मध्य अनुपात हो जाएगा 3:4। यानी ये कितने साल बाद की बात कर रहा है, 10 साल बाद की। ये कितने साल बाद की बात कर रहा है, 10 साल बाद की। और 10 साल बाद इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। अब एक बात याद रखो कि जब दोनों साइड समान एज बढ़ती है या समान एज दोनों साइड कम होती है वर्षों में, तो हमेशा ध्यान रखना उनके अनुपातों का अंतर हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मतलब ये हुआ कि 2 से अगर किसी को 3 जाना है तो अनुपात में रेशियो में कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा। 3 से किसी को अगर 4 तक जाना है तो बताओ अनुपात में कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा। तो ये वास्तव में जो अपने पास 10 साल दे रखे थे इसका ही अनुपातिक मान रेशियो में किसके बराबर हो गया, 1 के। मतलब यहां से यहां वास्तव में 10 साल लगेंगे, यहां से यहां अनुपात में 1 लगेगा और वास्तविक मान हमेशा वर्षों वाला ऊपर लिखा जाता है, उसी का अनुपातिक मान कहां लिखा जाता है, 1। कि ये 10 जो है वो किसके बराबर है, 1 के। अब पूरे फॉर्मेट में तुम्हें जो मर्जी जहां की वैल्यू पूछे उससे गुणा कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। उसने बोला माइकल की परसेंटेज बताओ, तो माइकल कहां रह गया, ये रहा। इसकी परसेंटेज के लिए आप बताओ इस अनुपात से गुणा कर दोगे, जैसे ही 2 से गुणा करोगे आपके पास में आंसर आ जाएगा। कितना आ गया बताओ, 20 साल आपका राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आई बात समझ। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में सीधा सा फॉर्मेट है, छोटा सा कंसेप्ट है कि 3 संख्याएं दे रखी है, उनका रेशियो दे रखा है 2:3:4। अगले ने बोला यदि इनकी औसत जो दे रखा है वो 90 दे रखा है। अब आपको पता होगा कि एवरेज जो है, औसत जो है वो राशियों का योगफल बट्टे राशियों की संख्या, ये फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सर सीधी सी बात यह है कि औसत जो हमें दे रखा है वो 90 दे रखा है, तो औसत 90 दे रखा है। टोटल कितना हो जाएगा अभी पता चल जाएगा। संख्या कितनी है, 3 संख्या। तो आप बताओ जैसे ही 90 को 3 से मल्टीपल करते हो कितना हो जाएगा, 270। तो यहां तुम्हारे पास टोटल वैल्यू जो निकल के आ रही है वो 270 होगी कि नहीं होगी। वास्तविक संख्या जो 270 है वो अनुपात में देख रहे हो सीधा सीधा किसके बराबर है, 4 3 7 और 2 9। क्योंकि अगर तीनों का योग दे रखा तो अनुपातों को भी जोड़ दो। अगर तीनों में से किसी भी तीनों में से एक की वैल्यू दे रखी है तो उस अनुपात के बराबर रखा जा सकता है। तो यहां आप सीधा सा काम क्या करोगे कि सर 270 जो वास्तविक मान है वो 4 3 7 और 2 अनुपात में किसके बराबर है, 9 के बराबर है। अब जो मर्जी पूछे तुम्हें उससे क्या कर देना, मल्टीपल कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यहां क्या पूछा गया, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप बताओ 2 3 4 में सबसे बड़ी संख्या कौन है, अनुपात में 4 है। तो आप जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बताओ कितना आंसर हो जाएगा, 120 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये तुम्हारे पास में कंसेप्ट था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां दे रखा है एक बढ़िया सा क्वेश्चन है कि जब भी तुम्हें ऐसे कभी कोई रेशियो देखने को मिले तो एक छोटी सी बात दिमाग में रखना कि साहब इनका रेशियो दे रखा है 1:3। साथ में एक दूसरा फॉर्मेट दे रखा है सी रेशियो A+B और यहां दे रखा है 5:7। आप दोनों सिंबल में दोनों रेशियो को आप चेक करके देखो कि यहां कितने इंसान है, A है, B है, C है, टोटल 3 है। वो कि वही 3 वहां है, बस ये बात ये अलग है कि साहब A के साथ कभी कोई और जुड़ रहा है, यहां पर आपके पास B के साथ कोई और जुड़ रहा है, लेकिन टोटल हिस्सा तो सेम रहना चाहिए ना।
अगर इसको जितना पैसा इसके पास रहा होगा, जितना पैसा इसके पास रहा होगा, तो टोटल हिस्सा चेक करो, देखिए सेटिस्फाई हो रहा है क्या अनुपात। तो 3 और 1 कितना हो गया 4। कितने इंसान है यहाँ पर 3। तीनों के पास अगर इधर 4 रुपए हैं तो उधर भी क्या होने चाहिए 4 रुपए। मतलब यहां अगर आप चेक करते हो तो तीनों के जो टोटल वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी बताओ, 7 और 5 कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। मतलब ये अनुपात सेटिस्फाई नहीं है। तो जब इंसान सेम है, अगर यहां डी होता तो बात अलग थी, लेकिन यहां भी एबीसी है और यहां भी एबीसी है, तो इसका मतलब इनकी टोटल वैल्यू में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो आप बताओ 4 को 12 बनाओगे तो इस अनुपात को किससे गुणा कर दोगे 3 से। 3 को 1 से मल्टीपल करूंगा 3, 3 को 3 से मल्टीपल करा 9, और इधर अगर देखता हूं तो यहां तो पहले से ही 12 था। अब चेक कर लो यहां रेशियो कितना हो गया टोटल 12, यहां कितना हो गया 12। हमें जो मान पूछा उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अपने पास में बी पूछा है, साथ में ए प्लस सी। तो एक बात बताओ, टोटल वैल्यू तो 12 है, बी कहां दिख रहा है, ए यहां पर है, सी यहां पर है। तो एक बात बताओ, सी कितना 5, ए कितना 3, तो 5 प्लस 3 मैं यहां लिख दूंगा तो ए और सी का मान आ जाएगा। अच्छा बी कितना रह गया कि टोटल हिस्सा अगर 12 था, 12 में से 8 यहां पर है तो बच कितना गया 4। तो एक बात बताओ 12 माइनस 8 यहां की वैल्यू 4 यहां हो जाएगा, 8 यहां हो जाएगा, 4 से कट करते हैं तो बताओ 1 रेशियो क्या हो जाएगा 2। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये फॉर्मेट था। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक गांव में 2 प्रत्याशी। अब ऐसे देखोगे तो आपको क्वेश्चन बहुत ही ऐसे लगेगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। नॉर्मली पढ़ो तो पढ़ते ही पता लग जाता है कि गांव में 2 प्रत्याशी एक चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 70% ने अपना मतदान किया। तो जब भी वोटर की जो आपके पास वोट की बात करा जाता है तो हमेशा टोटल वोट कितना है 100% है। इनमें से कितने परसेंट वोट पड़ गए कि सर 70% ने अपना वोट डाला। कितने परसेंट है जितनों ने वोट नहीं डाला कि सर 30% ने वोट नहीं डाला। अब बात जो इस क्वेश्चन की जो जड़ है वो क्या है कि ए अगर आपके पास 600 मतदान से चुनाव जीत जाता तो ऑब्वियसली बात है बी से ही जीता होगा। ए 600 वोटों से जीतता है। यदि ए को 12.5% कम प्राप्त होते तो वो किसके बराबर हो जाता, बी के बराबर हो जाता। मतलब एक बात बताओ, अगर 2 इंसान है, एक के पास में 100 वोट मिले, दूसरे वाले इंसान को 90 वोट मिले, तो वहां कितने का गैप आ रहा है कि सर 10 का आ रहा है। मतलब ये हो गया कि अगर वो 10 वोट उसके पास चले जाएं और ये बोला जाए कि साहब दोनों के पास जितने वोट थे वो बराबर हो जाएं, तो कुल मिलाकर के बात ये है कि जब भी वोट की संख्या बराबर होती है तो आपके पास में एक परसेंटेज दे रखा है। कितना परसेंट कि सर 12.5% वोट अगर एक को कम मिले, मतलब इसका फ्रैक्शन मान कितना होता है कि सर 1/8 कम मिला। आप बताओ 8 टोटल वोट रहे होंगे, उनमें से एक कम हो गया तो इसका मतलब कितना रेशियो आएगा 7/8 आएगा। और जैसे ही 7/8 हो जाएगा उसने बोला दोनों के मत बराबर होंगे। तो आपको सीधी सी बात यह ध्यान रखनी है कि जितने वोट एक के निकल करके बी के पास चले गए और वो बराबर हो गए, मतलब उतने ही तो वोटों से जीता होगा वो। तो सीधा सा फॉर्मेट क्या हो जाएगा, यहां लिखो आप ए, यहां पर आपके पास में लिखना है कि साहब ए और यहां लिखना बी। आप देखो टोटल वोट कितने थे कि सर 8 थे, 8 में से 7 जो है भाई टोटल दोनों को अगर मैं कैलकुलेट करता हूं कि 1/8 इसमें कम हो गए, तो यानी जैसे ये 1/8 8 में से एक कम हो गया और दोनों बराबर हो गए। दोनों बराबर होने का मतलब है अगर इसके पास 7 है बी के पास कम होकर, तो इसका मतलब एक के पास भी कितना रहा होगा, ये तो बराबर वाला केस है। तो 7 + 7 टोटल वोट कितने हो गए कि साहब अनुपात में टोटल वोट का रेशियो अगर देखें जितने वोट पड़ गए थे ये है अपने पास 14। तो क्या करना है कि पहला काम ये बताओ कि पहली कंडीशन में अगर देखता हूं तो ए कितना वोट लेके आया था कि सर टोटल 8 लाया था। तो 14 वोट अगर टोटल थे तो बी कितना लाया होगा कि सर यहां पे 14 में से 8 माइनस कर दूंगा तो यहां पर कितने आए होंगे 6 आए होंगे। अब देखो ए को वोट कितना मिला 8, बी को वोट कितना मिला 6, इन दोनों का अंतर कितना है 2। वास्तव में अंतर कितना दे रखा है 600 वोटों से जीता है। तो आप बताओ क्या लिखोगे कि 600 वोट जो है वो अनुपात में 2 के बराबर है। अब पहला काम तो ये देखो इनको वोट मिल गए वो संख्या पता करनी है, क्योंकि अपने को तो टोटल वोट पूछे कितने वोट मिले वो नहीं पता। तो 8 + 6 कितना हो जाएगा, जैसे ही 14 से मल्टीप्लाई करता हूं जितने वोट ए को मिले जितने वोट बी को मिले उनकी संख्या आएगी। अब ए और बी को जितने वोट मिले बताओ कितने % मतदान पड़ गए थे कि सर 70 पड़ गए थे। तो ये सारा का सारा मान किसके बराबर है 70 के। और जैसे ही मैं 100 से मल्टीपल करता हूं आपके पास कितने मतदाता टोटल थे वो मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहां से देखो 0, ये 2 बार घट जाएगा। तो बताओ कुल तुम्हारे पास में आंसर कितना हो जाएगा 6000। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिएगा ये जब भी ध्यान रखना जब भी बराबर की बात करी जाती है हमेशा ये 2 रेशियो को सेटिस्फाई करवा लेना। 2 अंकों की एक संख्या में, अब ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना कभी भी 2 अंकों की संख्या वाला, तो हमेशा ऑप्शन से ही हेल्प ले लिया करो आप कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो बात बोल रहा है वो सेटिस्फाई है।
ठीक है। उसने बोला है कि 2 अंकों की वह संख्या अपने अंकों के योग से 4 गुना है। मतलब क्या हो जाएगा कि साहब जैसे पहली संख्या 4 2, दूसरी संख्या अपने पास में दे रखा 4 8 है, तीसरी संख्या दे रखा 2 4 और चौथी संख्या दे रखा 3 6। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अंक अपना स्थान बदल लेते हैं। मतलब क्या हो गया कि अगर आप एक बात बताओ कि पहले तो सेटिस्फाई करवाना है पहली लाइन कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से, तो दोनों अंकों को जोड़ा तो कितना हो गया 6 हो गया, उनके 4 गुना के बराबर है। तो बताओ 6 × 4 24 होता है, क्या यहां ये 42 के बराबर आ रहा है क्या? तो पहला ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरे पे आते हैं, यहां चेक करो, उसने क्या बोला दोनों का योग कितना, 4 और 8 कितना हो गया 12। 12 को जैसे ही 4 से गुणा करता हूं बताओ 48। तो पहले वाला स्टेटमेंट जो 4 गुना है वो तो बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब यहां भी 48 है और यहां भी 48 है। अब आते हैं दूसरे वाले स्टेटमेंट, उसने बोला है कि 18 जोड़ दो इस संख्या में, तो जैसे इसमें मैं 18 जोड़ता हूं तो कितना हो जाएगा कि सर यहां हो जाएगा 8 8 16 4 5 और ये कितना 6। क्या ये दोनों संख्याएं जो हैं वो बराबर है? उसने क्या बोला स्थान बदल देते हैं, तो 48 के बजाय 84 होना चाहिए था, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब 24 को चेक करते हैं, 4 + 2 कितना हो गया 6, इसका 4 गुना कितना हो गया 24, वो की वही संख्या आ रही है कि नहीं आ रही बताओ? पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरे स्टेटमेंट की अगर बात करता हूं, इस संख्या में कितना जोड़ना है 18, तो आप बताओ जैसे 24 में 18 जोड़ोगे आपके पास में वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी 42। अब बताओ 24 का उल्टा कितना हो गया 42, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा तुम्हारा? बस लैंग्वेज जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो आप सीधा ऑप्शन से इसको क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। ये सीधा सा आपके पास में एक बार ग्राफ का क्वेश्चन है, यहां पर आपके पास डिग्री में मान दे रखा है, तो पूरे सर्कल में आप डीआई की अगर बात करते हो तो इस पूरे सर्कल के अंदर आपके पास में डिग्री दे रखा होता है, कई जगह पे परसेंटेज दे रखा होता है। यहां पहले चेक करा सारे डिग्री का मान है, तो पूरा सर्कल कितने डिग्री के बराबर होता है? तो सर 360 डिग्री के बराबर होता है। आई बात यहां तक समझ? इसके बाद आते हैं क्वेश्चन पे। इसके क्वेश्चन में बोला कि इटालियन भोजन में रुचि रखने वाले दक्षिण भारत भोजन में रुचि रखने वाले की तुलना से कितना % कमी या ज्यादा है? तो इटालियन और दूसरा कौन सा दक्षिण भारत वाले, तो यहां चेक करो इटालियन में कितना % है? तो सर 54 डिग्री है, परसेंटेज नहीं है। दक्षिणी भारत में कितना है बताओ? 72 डिग्री है। तो उसने बोला कि दक्षिणी भारत से कितना कम है, तो आप बताओ यहां पे 54 और 18 72 का गैप कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 18 कम है। अच्छा 18 कम है तो जिससे कम होता है वो वैल्यू कहां रखी जाती है? नीचे। और जैसे इंटू 100 करता हूं तो 18 4 72, 4 से काटेंगे तो कितना % हो जाएगा? 25% की क्या हो रही है बताओ कमी हो रही है। ये तुम्हारे पास में इसका आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये ऐसा ही कंसेप्ट था, तो यहां 25% कमी हो रही है। तो चलिए अगले लास्ट क्वेश्चन पे कि समुदाय के कुल 500 लोगों में से, अब ये देखो टोटल जो लोग हैं वो कितने 500 हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मैंने क्या बोला था, पूरा सर्कल 360 डिग्री का है, तो बताओ टोटल जो लोग हैं, टोटल जो पर्सन है वो कितने हैं 500। उसने बोला चाइनीज भोजन में रुचि रखने वाले लोगों की संख्या बताओ। तो एक बात बताना कि चाइनीज भोजन में कितने डिग्री वाले हैं? कि सर 90 डिग्री वाले चाइनीज भोजन वाले हैं। तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे कि साहब 500 जो संख्या है वो 360 डिग्री के बराबर है, क्योंकि टोटल संख्या 500 360 के बराबर होगी। अपने को तो 90 डिग्री का मान चाहिए, क्योंकि उसने क्या बोला है चाइनीज वाले बोले। तो अब बताओ सीधा सीधा सोल्व कर देंगे, 4 बार कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो आपके पास 125 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको आज यहाँ कुछ चीजें समझ आई होंगी आज के इस पेपर में, और जो भी गलतियां हैं जो भी कंसेप्ट उनको आप ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।